बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। आज हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। मैं जस्ट स्क्रीन शेयर कर लूँ आपके साथ। अच्छा, कल की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने जस्ट आर को इंस्टॉल करना सीखा, आर स्टूडियो को इंस्टॉल करना सीखा और उसको सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया। फिर उसके बाद हमने आर और आर स्टूडियो के दरमियान डिफरेंस देखा और बहुत ही बेसिक लेवल पे, यानी बिल्कुल नॉर्मल सादा सी ज़ुबान में जाके मैंने आपको समझाया कि आर जो है ये एक इंजन है गाड़ी का और आर स्टूडियो जो है वो गाड़ी का ढांचा है। आर स्टूडियो आर के बगैर नहीं चल सकता, लेकिन आर ढांचे के बगैर चल सकता है। यहाँ तक थी हमारी कल की क्लास। आज हम नेक्स्ट लेवल पे आएंगे। सेकंड डे है क्लास का और मैक्सिमम पार्टिसिपेंट ने ज्वाइन कर लिया हुआ है, तो नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। तो अभी तमाम पार्टिसिपेंट आर स्टूडियो ओपन कर लें। तमाम स्टूडेंट्स पार्टिसिपेंट काइंडली आर स्टूडियो ओपन कर लें और देखें आपके पास आज 4 स्क्रीन शो हो रही हैं या आज भी 3 शो हो रही हैं। अगर अगेन 3 शो हो रही हैं तो आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ पे प्लस का मार्क है, यहाँ से एक न्यू स्क्रिप्ट ऐड कर लेना है। आपके पास 4 स्क्रीन शो हो जाएंगी। अगर किसी पार्टिसिपेंट के पास, क्योंकि बहुत से पार्टिसिपेंट ने आई थिंक कल क्लास ज्वाइन नहीं की और उन्होंने वीडियो देख के जो है आर और आर स्टूडियो इंस्टॉल किए, तो मे भी उनके पास अभी 3 स्क्रीन शो हो रही हों। अगर आप लोगों के पास 3 स्क्रीन शो हो रही हैं तो काइंडली आप जस्ट यहाँ पे मिनिमाइज या मैक्सिमाइज का बटन है स्क्रीन के ऊपर, वो प्रेस करें या यहाँ से प्लस ऐड कर लें तो आपके पास 4 स्क्रीन शो हो जाएंगी। आज हमारा जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे स्क्रीन्स के बारे में, स्क्रीन का इंट्रोडक्शन कि ये 4 स्क्रीन आपको नज़र आ रही हैं ये क्या हैं, इनके नाम क्या हैं और इनके काम क्या हैं। हम बिल्कुल जो है वो प्रोफेशनल लेवल पे जाके नहीं इसको पढ़ेंगे, बिल्कुल जो है वो टेक्निकल ज़ुबान में इसको नहीं पढ़ेंगे, सिंपल आसान से, ताकि जो है ना वो तमाम पार्टिसिपेंट को, चाहे वो एमएससी में है, बीएस में है, एमफिल में है, पीआईडी में है या फैकल्टी मेंबर है, वो इजीली इस चीज़ को पिक कर लें। तो 4 स्क्रीन जो आपको शो हो रही है ना, हमने अपनी सहूलत के लिए, वैसे इनके टेक्निकल नाम है वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अभी जस्ट हमने अपनी सहूलत के लिए इनका नाम रख रही है स्क्रीन 1, स्क्रीन 2, स्क्रीन 3 एंड स्क्रीन 4। ये जो बिल्कुल खाली आपको वाइट स्क्रीन नज़र आ रही है पहले नंबर पे ना, ये अगर आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है शेयर। अच्छा, ये फर्स्ट स्क्रीन आपको शो हो रही है ये वाली, इसका नाम है स्क्रीन 1। मैं इसको नंबर 1 कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये एक सिंबल डाला है, एक साइन डाला है हैशटैग का, ये नज़र आ रहा है, ठीक है। ये हैशटैग 1 स्क्रीन नंबर 1, हैशटैग 2, फिर इसी तरह हैशटैग 3, हैशटैग 4। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है, ये हैशटैग का मतलब क्या है। कल भी मैंने आपको बताया, अगर आपने क्लास अटेंड की हो और वीडियो देख ली है तो आपको आइडिया होगा कि आर क्या है। आर एक्चुअली कंप्यूटर की एक ज़ुबान है, एक लैंग्वेज है। हमने ये लैंग्वेज सीखनी है, तो कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए उसकी वोकैबुलरी का होना बहुत ज़रूरी है, उसकी ग्रामर का होना बहुत ज़रूरी है। यानी हमें उसकी वोकैबुलरी भी आनी चाहिए, उसकी ग्रामर भी आनी चाहिए। तो वोकैबुलरी हम सीखते हैं साथ साथ, और ग्रामर हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वोकैबुलरी जो है वो हमें बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, ये हैश टैग, इसका मीनिंग क्या है? अगर आपके पास कापी वगैरह है तो इस पर नोट कर लें। हैश टैग का मतलब होता है हेडिंग।
हैशटैग का मतलब क्या है? हेडिंग। अब हम इसको हेडिंग क्यों दे रहे हैं? यहाँ पे भी मैं आपके पास एक ये हैशटैग का इस्तेमाल आपको सामने यहाँ पे लिख के करता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा 5+3 और इसको रन करते हैं। ये देखें, ये ऊपर रन का बटन है सामने स्क्रीन नंबर 1 में। अगर आप इस पर प्रेस करें तो ये रन हो चुका है। ये देखें 8 आया है। लेकिन अगर मैं यही चीज़ ऐसे लिखूँ 4 5+1, अब देखें ये क्या करता है। अब इसने कैलकुलेट कर दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइम, फिर भी इसने रन कर दिया। लेकिन अगर मैं इस कोड को रन करता हूँ, ये सारे अभी देखिएगा, अब मैं ना ये लाइन नंबर हेडिंग से यहाँ से लेके यहाँ तक इसको सेलेक्ट करके रन करता हूँ, लाइन नंबर 3 से 9 तक इसको रन किया। लेकिन देखें बाकी चीज़ें हुई, लेकिन आंसर इसने हमें 8 का दिया है ना। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, मैं इसको रन करता हूँ, इसने कहा जी फंक्शन यूज मेथड टाइम, ये चीज़ें इसने शो कर दी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जस्ट हेडिंग लिखता हूँ, हेडिंग, अब इसको रन करते हैं, ये देखें इसने कहा जी हेडिंग ऑब्जेक्ट हेडिंग नॉट फाउंड। मैं सारे को रन करता हूँ, ये रन नहीं हुआ। मैं जस्ट यहाँ पे अगर हैशटैग दे दूँ, ये हैशटैग का साइन दे दिया। अब मैंने आर को बता दिया कि मैं ये हेडिंग लिख रहा हूँ। ये जो हैशटैग या नंबर साइन है, ये आर को ये बता रहा है कि इसके आगे जो यूज़र लिख रहा है, यानी मैं लिख रहा हूँ, वो क्या है, हेडिंग है। तो इसको कोड कंसिडर ना करें। पहले जब मैंने यहाँ पे हेडिंग नहीं लिखी, हैशटैग नहीं लिखा, तो आर इसको कोड कंसिडर कर रहा है। ये देखिए मैं इसको रन करता हूँ, ये कहता है ये ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, कहता है हेडिंग का मुझे नहीं पता हेडिंग का मीनिंग क्या है। लेकिन जब यहाँ पे मैं हैशटैग लिख देता हूँ, अब इसको रन करता हूँ, देखिए अब वो इसको रन कर दिया, इसने आंसर दे दिया 6, साथ हेडिंग भी दे दी। तो हैशटैग जो है ये जस्ट हेडिंग के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे हम हेडिंग अप्लाई करेंगे, तो इसको टाइटल भी आप कह सकते हैं, हेडिंग भी कह सकते हैं। तो ये आज आपने पहला वोकैबुलरी का जो वर्ड सीखा है वो है हैशटैग। ये नोट कर लें, कहीं ये बार बार आपको काम आएगा, हैशटैग का मीनिंग क्या है। इसी तरह और भी हम छोटे छोटे मीनिंग जो है ना वो साथ साथ सीखेंगे। अच्छा, हम स्क्रीन के बारे में पढ़ रहे थे। 4 स्क्रीन है हमारे पास, शो भी हमें हो रही हैं। स्क्रीन नंबर 1, स्क्रीन नंबर 2, स्क्रीन नंबर 3 एंड स्क्रीन नंबर 4। स्क्रीन नंबर 1 ये वाली स्क्रीन जो है जिसमें मैं टाइप कर रहा हूँ ना, ये वाली स्क्रीन है, इसका नाम है, पहले मैंने खुद से नाम रख लिए 1 2 3 4। अब इसका मैं आपको टेक्निकल नाम बताता हूँ, इसको कहते हैं स्क्रिप्ट फाइल। स्क्रिप्ट फाइल, अगर आपसे स्क्रिप्ट फाइल नहीं याद होता तो आप स्क्रीन 1 ही कह लो इसको, कोई हर्ज नहीं है इसमें। हाँ, लेकिन जब आपने कहीं इंटरव्यू देना है या कहीं कोई टेस्ट वगैरह है, तो अगर वो आपसे आर के मतलब पूछ लेते हैं, आर में 4 स्क्रीन होती हैं तो उनकी क्या नाम है, तो वो आपको पता होना चाहिए। आप वहाँ पे वो नहीं कहेंगे कि 1 2 3 4, 1 2 3 4 इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि अभी आपको अंडरस्टैंडिंग थोड़ी इजी हो, इसको आपको समझना में आसानी हो। और हम बजाय पूरा नाम लेने के स्क्रिप्ट फाइल पे जाएं, हम कह सकते हैं स्क्रिप्ट नंबर 1, फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, फाइल 3 एंड फाइल 4। फाइल नंबर 1 जो है ये है स्क्रिप्ट फाइल। फाइल नंबर 2 जो है ना, इसका नाम है कंसोल। फाइल नंबर 2 जो है इसका नाम है कंसोल। फाइल नंबर 1 स्क्रिप्ट, फाइल नंबर 2 कंसोल। फाइल नंबर 3 का नाम है ग्लोबल एनवायरनमेंट, ग्लोबल एनवायरनमेंट। और फाइल नंबर स्क्रीन नंबर 4 का नाम है, आप इसको प्लॉट पैकेजेस फाइल भी कह सकते हैं, प्लॉट्स या पैकेज।
तो ये 4 स्क्रीन के नाम आई होप कि आपको क्लियर होंगे। स्क्रीन नंबर 1 को आप कह सकते हैं स्क्रिप्ट फाइल, स्क्रीन नंबर 2 को कंसोल, स्क्रीन नंबर 3 को ग्लोबल इन्वायरमेंट और स्क्रीन नंबर 4 को प्लॉट या पैकेजेस। सो यहाँ पे आप देखें प्लॉट भी है, पैकेजेस भी हैं। आप इसको पैकेजेस वाली फ़ाइल भी कह सकते हैं, पैकेजेस वाली स्क्रीन भी कह सकते हैं, आप इसको प्लॉट वाली स्क्रीन भी कह सकते हैं। अब प्लॉट के जो आपको समझ आ गई कि प्लॉट्स क्या होते हैं, लेकिन आप में से बहुत सारे यूज़र ऐसे होंगे जिनको पैकेजेस का भी नहीं पता कि पैकेजेस क्या होते हैं। तो जस्ट ये नाम आपको आई होप के क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट टाइम के काम क्या है, स्क्रिप्ट 1 का क्या काम है, यहाँ पे क्या किया जाता है। यहाँ पे की जाती है कोडिंग, जिसे हम कहते हैं ना कोडिंग करना या स्क्रिप्ट राइट करना, स्क्रिप्ट राइट करना, ठीक है। यहाँ पे मैं उर्दू में लिख देता हूँ। यहाँ पे आप स्क्रिप्ट राइट करते हैं। स्क्रीन नंबर 1 में हम स्क्रिप्ट राइट करते हैं, यानी हम आर से बात करते हैं, हम अपना पैगाम आर तक पहुँचाते हैं। जैसे मैंने अभी अपना पैगाम पहुँचाया ना आर तक, मैंने कहा जी 5+4 और इसको रन किया। अब पैगाम हमने इसको पहुँचाया स्क्रीन नंबर 1 पे, हमने इससे बात की स्क्रीन नंबर 1 पे, लेकिन इसने हमें जवाब दिया स्क्रीन नंबर 2 पे, कंसोल पे। ये देखें, इसने मुझे कंसोल के ऊपर 9 लिखा हुआ दे दिया, ये देखिए, ठीक है। तो इट्स मीन के स्क्रीन नंबर 1 जो है ना, यहाँ पे ये हम इससे बात करते हैं, स्क्रिप्ट राइट करते हैं, और स्क्रीन नंबर 2 पे ये हमें आंसर करता है। आंसर जो है वो टेबल फॉर्म में भी हो सकता है, टेबल फॉर्म में भी हो सकता है, सेंटेंस में भी हो सकता है, या जस्ट नंबर में भी हो सकता है, ठीक है। तो डिफरेंट वे हैं इसके आपको आंसर करने के। या एरर भी हो सकता है, एरर भी दे सकता है, वार्निंग भी दे सकता है आपको। तो ये डिफरेंट मैसेज पैगाम आपको जो शो करता है वो कंसोल पे शो करता है। यानी हम इससे जो बात करते हैं ना वो आर पे स्क्रीन 1 पे करते हैं, हम स्क्रीन 1 पे इससे बात करते हैं, और स्क्रीन 2 पे जो है ये हमें रिस्पॉन्ड करता है। अब नेक्स्ट जो है स्क्रीन नंबर 3, यहाँ पे देखें मेरे पास काफ़ी सारे फाइल्स यहाँ पे शो हो रही हैं, लेकिन आपके पास ये स्क्रीन नंबर 2 क्लियर होगी। इसका नाम है ग्लोबल इन्वायरमेंट। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखें हमारी जो एक्सेल की फ़ाइल है, मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँ ना, ये देखें फाइकस पे क्लिक किया तो हमारे पास ये फ़ाइल शो हो गई है एक्सेल की। ये डेंट पे क्लिक किया तो हमारे पास ये डाटा शो हो गया इस फॉर्म में। HC पे क्लिक किया तो इस फॉर्म में डाटा शो हो गया है। नोट पर, यानी ये जो हमारा डाटा है, जो जिसे हम एक्सेल की फ़ाइल का डाटा कहते हैं या रॉ डाटा कहते हैं, कोई भी आप कह सकते हैं, रेप्लिकेटेड डाटा, मेन डाटा, जो भी आपका डाटा होता है जिस पे आपने एनालिसिस करना है, उस डाटे को हम शो करते हैं स्क्रीन नंबर 3 में। अब ये स्क्रीन नंबर 3 पे यहाँ पे कैसे आया, ये भी हम इस पर पढ़ेंगे कि हम इसको अगर डाटे को यहाँ पे लेके आना चाह रहे हैं तो कैसे लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास डाटा होना ज़रूरी है। अगर आप किसी भी डाटे का एनालिसिस करना चाह रहे हैं ना, तो वो डाटा आपके पास यहाँ पे होना ज़रूरी है। नंबर 4, स्क्रीन नंबर 4, इसका नाम है पैकेजेस या प्लॉट वाली स्क्रीन। इसके ऊपर आपको प्लॉट शो होते हैं। देखें अभी भी आपके पास प्लॉट शो हो रहा है, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें, तो ये प्लॉट आपको शो हो रहा है। अब इसमें सिर्फ प्लॉट ही नहीं, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऑप्शंस हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो सबसे ज़्यादा ऑप्शन यूज़ करेंगे वो प्लॉट और पैकेजेस। अब पैकेजेस क्या है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखें ये पैकेजेस शो हो गए। ये देखें पैकेजेस की को भी मैं आपको क्लियर करता हूँ कि पैकेजेस क्या होते हैं, लेकिन अभी जस्ट ये 4 स्क्रीन्स के बारे में मैं आपको क्लियर कर दूँ कि 4 स्क्रीन्स क्या हैं। तो स्क्रीन नंबर, इसको कहते हैं स्क्रीन नंबर 1, इसके ऊपर स्क्रिप्ट होता है, इसके ऊपर जो आंसर हमें मिलता है टेबल की फॉर्म में, ग्राफ हमें यहाँ पे नहीं मिलता, ठीक है, टेबल की फॉर्म में होता है, सेंटेंस की फॉर्म में होता है, एरर की फॉर्म में होता है, वार्निंग की फॉर्म में होता है। तो सारा जो बात जो कंसोल हमें आर जो हमें बताता है ना, जो हमें रिस्पॉन्ड करता है, हमारी बात का जो जवाब देता है, वो आता है स्क्रीन नंबर 2 में, जिसका नाम है कंसोल।
कुछ लोगों के पास स्क्रीन नंबर 2 यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे मेरे पास स्क्रीन नंबर 3 है, तो कोई इशू नहीं, आप इन स्क्रीन की पोजीशन आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप बाय डिफ़ॉल्ट इनको यही स्क्रीन पे रहने दें। अदरवाइज़ आप इनकी स्क्रीन आगे पीछे कर सकते हैं, इसकी कलर चेंज कर सकते हैं। कुछ लोगों ने इसको ब्लू किया होगा, कुछ ने ब्लैक किया होगा, कुछ ने वाइट किया होगा। तो मेरे पास ये वाइट है, तो मैं इस पर वाइट पे काम कर रहा हूँ तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारा काम ही नहीं है, हमने जस्ट डाटा एनालिसिस पे करना है। अच्छा ये देखें, मैंने यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, ये आपको शो हो रहा है, ये वाला स्क्रिप्ट देखें। मैं अगर यहाँ पे फाइकस है ना, मैं इसका str करता हूँ। ये str क्या है, ये अभी आपने उस पर नहीं जाना, आपने जस्ट जो चीज़ें समझ रहे हैं ना स्क्रीन के फंक्शन काम, सिर्फ उस पर ध्यान देना। ये कोड क्या लिखा हुआ है आपने कतन इसको नहीं देखना, इसका मतलब क्या है, ये सर इतना मुश्किल करवा रहे हैं, कुछ भी नहीं आपने सोचना। आपने जस्ट ये सोचना कि मैं आपको सिर्फ यहाँ पे स्क्रीन दिखा रहा हूँ, इनके फंक्शन दिखा रहा हूँ। पहले मैंने आपको इनके नाम बताया, पहले इनको अपनी मर्ज़ी से इनको नाम दे दिए 1 2 3 और 4। फिर मैंने कहा जी नहीं, इनके ओरिजिनल नाम भी हैं, इसका नाम है स्क्रिप्ट फाइल, इसका नाम है कंसोल, इसका नाम है ग्लोबल इन्वायरमेंट, इसका नाम है पैकेजेस और प्लॉट। फिर मैंने इसके काम बताया आपको। स्क्रीन नंबर 1 का काम है, यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखा जाता है, 2 पे ये कंसोल है, स्क्रीन 1 का आंसर हमें कंसोल पे मिलता है। स्क्रीन नंबर 3 यहाँ पे जो है वो हमारा जो डाटा होता है वो शो हो रहा होता है, और स्क्रीन नंबर 4 के ऊपर हमारे प्लॉट्स और पैकेजेस शो होते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे परफॉर्म करके दिखाता हूँ। ये फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक कोड लिखा हुआ है छोटा, और उससे पहले जो देखें तो यहाँ पे डेंडोग्राम ये हेडिंग दी हुई है मैंने, तो उसके साथ हैश टैग लगाया हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बार बार सामना करना पड़ेगा इनका। तो ये हैश टैग का मतलब क्या है, हेडिंग। आपने आज जो है ना वो आर की लैंग्वेज का एक वर्ड सीख लिया है, एक बाकी लैंग्वेज इसकी इंग्लिश की तरह की है। देखें अगर आप इसको पढ़ें तो बहुत सारे वर्ड्स आपको समझ आ रहे हैं, लाइब्रेरी भी आपको समझ आ रहा है क्या है, डाटा भी लिखा हुआ है, फॉर क्लस्टरिंग ये भी आपको समझ आ रही है, फाइकस विच नेम, यानी बहुत सारे वर्ड आपको समझ आ रहे हैं, ठीक है, जिनके मीनिंग क्या हैं। लेकिन बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो आपको समझ नहीं आ रहे। फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है लेस एंड माइनस, उसके बाद ये इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब क्या है, ये डबल जो इक्वल आ गया इसका मतलब क्या है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हम वक्त के साथ साथ सीखते जाएंगे। तो अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसको रन करता हूँ। ये ऊपर रन का बटन है, यानी जो भी कोड आपने रन करना है या तो उसको आप सारा सेलेक्ट कर लें, या जस्ट उसके एंड पे कर्सर रखें, स्टार्ट पे कर्सर रख लें, कहीं भी आप कर्सर उस लाइन में रखना है जिसको आपने रन करना है, और इसको रन करते हैं। अब देखें मेरे पास ये रिजल्ट टेबल फॉर्म में यहाँ पे शो हो गए। ये रिजल्ट जो टेबल फॉर्म में मेरे पास शो हुए हैं ये स्क्रीन नंबर 2 में शो हुए हैं। मेरे पास यहाँ पे प्लॉट नहीं बना, लेकिन अगर मैं यहाँ पे प्लॉट बनाना चाह रहा हूँ, मैं फॉर एग्जांपल स्क्रिप्ट आपके सामने रन कर देता हूँ सारा। ये देखें, जस्ट देखें कितने सेकंड में कितना टाइम लगा मुझे स्क्रिप्ट को रन करते हुए कुछ ही टाइम लगा, यानी मेरा ख्याल है 10 से 15 सेकंड लगे होंगे इसको कंप्लीट को रन करते हुए। तो मेरे पास जो है ये डेंडोग्राम बन गया, सिंपल सा सर्कुलर फॉर्म है। अगर मैं दूसरा लास्ट वाला ये वाला फाइलोजेनेटिक ट्री को रन करूं तो हाँ ये वाला ठीक है, ये सर्कुलर ही है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि स्क्रीन नंबर 1 जो है इस पर हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, स्क्रीन नंबर 2 पे जो हमारे टेबल्स वगैरह बनते हैं या जो आंसर आता है वो यहाँ पे हमें शो होता है। और एक और बात यहाँ पे नोट कर लें कापी पे लिख लें ये बात, कि जब आप ये कोड रन करें ना, फॉर एग्जांपल मैंने ये कोड रन किया है, देखें ये लाइब्रेरी ऐप मैंने इसको रन किया और सेम मेरे पास से नीचे लिखा हुआ आ गया ब्लू लाइन में, ब्लैक लाइन में, किसी भी कलर में हो सकता है। इसने कोई वार्निंग और कोई एरर शो नहीं किया। इसका मतलब ये है कि हमारा कोड स्क्रिप्ट बिल्कुल ठीक है और वो वर्क कर रहा है। यानी आपने ये लाइन रन की, मैं अगेन करके दिखा देता हूँ। लाइन रन करने के बाद आप देखें कि सिमिलर लाइन नीचे टाइप हो गई है,
मैं नेक्स्ट लाइन रन करता हूँ, सिमिलर लाइन नीचे टाइप होगी है जो ये शो कर रही है कि आपके कोड में, आपके स्क्रिप्ट में कोई गलती नहीं, कोई वार्निंग नहीं, आपका कोड जो है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है। ये यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक अभी तक जो 4 चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, 3 चीज़ें हैं, इन स्क्रीन के नाम और इनके काम। ओके है यहाँ तक? अगर कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। कल भी मैंने आपको एक बात क्लियर की थी कि ये चीज़ जहन में बिठा लें कि हमने इसकी प्रोग्रामिंग करना नहीं सीखनी, हमने इसकी इंजीनियरिंग नहीं सीखनी, हमने इसको रन करना सीखना है। ठीक है? तो जितनी ही चीज़ें आप आसान जहन में रखेंगे उतना ही आपके लिए समझना आसान होगा। जितना आप इसको बोझ समझेंगे, मुश्किल समझेंगे, उतना ही आपके लिए इस पे काम करना मुश्किल होगा। तो हर चीज़ पे फोकस करें और साथ साथ जो है वो हर स्टेप परफॉर्म करें, तो इंशाल्लाह आप जो है वो सारी चीज़ें विद इन 1 वीक और जो है सीख जाएंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मैं इसको डिलीट कर दूँ। नेक्स्ट स्टेप है पैकेजेस क्या होते हैं। नेक्स्ट स्टेप पैकेजेस क्या हैं, पैकेजेस के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये देखें, और ये आपको लिस्ट शो हो रही है, ये सारे पैकेजेस हैं। अब ये पैकेजेस का क्या काम होता है, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, बल्कि हर बैच में मेरी यही एग्जांपल होती है। हमारे पास एक स्टूडेंट हैं, सईद अनवर साहब का नाम मेरे पास आ रहा है। ठीक है, सईद अनवर साहब हैं, और फ़र्ज़ करते हैं कि सईद अनवर साहब PhD स्कॉलर्स हैं और इनको सुपरवाइज़र अलॉट हुए हैं। तो इनकी आज फर्स्ट डे अपने सुपरवाइज़र के साथ मीटिंग है, और ये सुपरवाइज़र के सामने, टेबल के सामने बैठे हुए हैं। इनके सुपरवाइज़र साहब इनसे कहते हैं कि, और इनके सामने एक बीकर पड़ा हुआ है टेबल के ऊपर ना, एक साइड पे सुपरवाइज़र बैठे हुए हैं, एक साइड पे सईद अनवर साहब बैठे हुए हैं, और सेंटर में ना एक बीकर पड़ा हुआ है जिसमें कुछ सोल्यूशन है, कोई लिक्विड है उसके अंदर। सुपरवाइज़र साहब इनसे कहते हैं कि ऐसा करें, और ये बायो के स्टूडेंट हैं, आप जाएं लैब में, और लैब में जाने के बाद आप ऐसा करें कि इसकी ना pH फाइंड करके, क्या करें, pH फाइंड करें। अब सईद अनवर साहब जाते हैं, क्योंकि इनका फर्स्ट डे है, डिपार्टमेंट में ही इनका फर्स्ट डे है, यूनिवर्सिटी में भी फर्स्ट डे है। अब इनको नहीं पता कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे पड़ी हुई हैं। अब ये चीज़ें आपने मेरे साथ परफॉर्म करनी है बहुत सारी। ये जाते हैं बायो लैब में और देखते हैं कि pH कैसे मालूम करूं, इनको नहीं समझ आती। ये घूम फिर के वापस आ जाते हैं अपने सुपरवाइज़र के पास, कहते हैं सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि मुझे ये बताएं कि pH मालूम करने के लिए मैं कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करूँगा। सही साहब के माइंड में फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया, फर्स्ट क्वेश्चन ये आया कि pH के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ होगा। इनके सुपरवाइजर साहब कहते हैं pH मीटर।
अब ये अगेन जाते हैं वापस बायो की लैब में। ये देखते हैं इधर थर्मामीटर भी पड़ा हुआ है, पीसीआर भी पड़ा हुआ है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी पड़ा हुआ है, माइक्रोस्कोप्स भी पड़ी हुई हैं, पेट्री डिशेज़ हैं और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लैब्स के अंदर पड़े हुए हैं। लेकिन इनको वहाँ से ना पीएच मीटर नहीं मिलता। ये वापस आते हैं और वापस आने के बाद ये अगेन अपने सुपरवाइज़र को बताते हैं कि सर मैंने पीएच मीटर बहुत ढूंढा लेकिन मुझे नहीं मिला। पीएच मीटर बहुत ढूंढा, मुझे नहीं मिला। इनके सुपरवाइज़र कहते हैं कि ऐसा करें, आप जाएं लैब अटेंडेंट के पास, लैब सुपरवाइज़र के पास, लैब असिस्टेंट के पास और उससे पूछें। वो जाते हैं लैब सुपरवाइज़र के पास, लैब असिस्टेंट के पास। एक्चुअली ये स्टोरी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ ताकि आप बिल्कुल बेसिक लेवल इसका समझें कि आर की वर्किंग मेथोडोलॉजी क्या है। ये बिल्कुल बायो की लैब की तरह काम करते हैं। तो जब ये आपको एग्जांपल समझ आ जाएगी तो फिर समझें कि आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बिल्कुल न्यू यूज़र हैं। क्योंकि मुझे जब भी मैसेज आया कि सर मैं बिल्कुल ज़ीरो हूँ, मुझे कुछ पता नहीं आर का ना, तो ये उन लोगों के लिए। अच्छा, सही साहब दोबारा जाते हैं लैब सुपरवाइज़र के पास, उनसे पूछते हैं सर मुझे पीएच मीटर चाहिए। वो कहते हैं ऐसा करें कि ये मेरा कंप्यूटर पड़ा हुआ सामने, यहाँ पे ये सर्च बार बनी हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं उनसे कहते हैं ये स्क्रीन नंबर 4 पे ये देखें, अगर आपको शो हो रहा हो, अगर पैकेजेस पे क्लिक करें ना तो यहाँ पे एक सर्च बार बनी हुई है। लैब सुपरवाइज़र कहते हैं ये सर्च बार बनी हुई है मेरे कंप्यूटर की, यहाँ पे ना आप सर्च कर लें कि पीएच मीटर है हमारी लैब में कि नहीं। सही साहब यहाँ पे सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद वो कहते हैं सर यहाँ पे तो कोई पीएच मीटर नहीं है। वो वापस जाते हैं अपने सुपरवाइज़र के पास और अपने सुपरवाइज़र साहब से कहते हैं कि सर लैब में पीएच मीटर नहीं है। अब सुपरवाइज़र साहब कहते हैं कि आप ऐसा करें कि आप एप्लीकेशन लिखें एचओडी साहब को, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को, और उनसे रिक्वेस्ट करें कि सर हमें ये ना पीएच मीटर अरेंज करके दें, क्योंकि हमने रिसर्च का काम करना है। सही साहब जाते हैं एचओडी साहब के पास, एचओडी साहब को एप्लीकेशन देते हैं और वापस आ जाते हैं। एचओडी साहब दूसरे दिन इनको पीएच मीटर अरेंज करके दे देते हैं, इनकी लैब में लिखवा देते हैं। यहाँ तक एक स्टोरी, अभी इसको हमने कंटिन्यू करना है, लेकिन आपने यहाँ तक याद रखना है कि पीएच मीटर अब हमारी लैब में आ चुका है। अब इस स्टोरी को मैं अगेन कंटिन्यू करूँगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और स्टोरी सुनाना चाह रहा हूँ, वो भी इससे मिलती जुलती। अब फ़र्ज़ करते हैं सही साहब अगेन अपने सुपरवाइज़र साहब के पास बैठे हुए हैं। उनके सुपरवाइज़र कहते हैं कि ऐसा करें कि ये एक फ़ाइल है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये फ़ाइल है टेबल पे पड़ी हुई, ये वाली फ़ाइल, ठीक है। ये टेबल है सुपरवाइज़र का और वो कह रहे हैं ये फ़ाइल है, ये पड़ी हुई है टेबल के ऊपर, इसमें एक्सेल का डाटा है। इस डाटे के ऊपर आपने प्लॉट ड्रा करना, ग्राफ बनाना। इसके ऊपर क्या करना है, ग्राफ बनाना है। सही साहब कहते हैं ठीक है। सही साहब इसको उठाते हैं और आ जाते हैं, पहले ये कहाँ पे गए, बायो की लैब में। अब ये आ जाते हैं आर की लैब में। ये आपको जो भी आज शो हो रहा है ना, ये हमारी आर की लेबॉर्ट्री है, आर की लैब है। तो हमारे लिए अब ये बायो की लैब है, जस्ट कुछ मिनट के लिए। अब सही साहब आते हैं, यहाँ पे घूमते फिरते हैं, इनको कोई समझ नहीं आती कि मैं ग्राफ कहाँ से बनाऊँ। देखें यहाँ पे कोई तो प्लॉट का ऑप्शन ही नज़र आ रहा है ना, ये नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे भी कोई चीज़ शो नहीं हो रही कि प्लॉट हम कैसे बनाएं, पॉइंट ग्राफ कैसे बनाएं। देखें एक्सेल में जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आ जाता है ना कि आप यहाँ से ये प्लॉट ड्रा कर सकते हैं। आप उसको सेलेक्ट करें तो उस तरह का प्लॉट बन जाता है, लेकिन यहाँ पे भी कोई ऑप्शन नहीं शो हो रहा।
सही साहब आते हैं यहाँ पे, घूमते फिरते हैं, देखते हैं, इनको कोई प्लाट शो नहीं होता। ये वापस चले जाते हैं अपने सुपरवाइज़र के पास। सेम उसी तरह जिस तरह ये लैब में आए, देखा आगे पीछे, इनको पीएच मीटर नहीं मिला और ये वापस चले गए, क्योंकि इनका फर्स्ट डे है आज, तो इनको नहीं पता होगा कि प्लाट कहाँ पे पड़े हुए हैं, प्लाट हमने कहाँ से बनाना है। ये वापस आते हैं अपने सुपरवाइज़र के पास, इनसे पूछते हैं सर मैंने प्लाट बनाना है, तो पहले तो मुझे क्वेश्चन ये है प्लाट मैं किस इंस्ट्रूमेंट पे बनाऊंगा। प्लाट बनाने के लिए मुझे कौन सा इंस्ट्रूमेंट चाहिए। सेम क्वेश्चन अगेन कि पीएच मालूम करने के लिए मुझे कौन सा इंस्ट्रूमेंट चाहिए। सेम क्वेश्चन अगेन, ग्राफ बनाने के लिए, प्लाट बनाने के लिए मुझे कौन सा इंस्ट्रूमेंट चाहिए। सेम क्वेश्चन हो गया ना। अब उनका आंसर भी तकरीबन सेम होगा। वो पहले क्वेश्चन का उन्होंने आंसर दिया जी पीएच मीटर, इसका आंसर उन्होंने दिया जीजी प्लाट 2। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, जीजी प्लाट 2। अब ये गेन आते हैं लैब में। अब इनको पता है कि मैंने लैब में आके खुद से चीज़ नहीं ढूंढनी, मैंने लैब असिस्टेंट से पूछना है। ये हमारा लैब असिस्टेंट स्क्रीन नंबर 4। स्क्रीन नंबर 4 क्या है, हमारा लैब असिस्टेंट है। यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं कि जीजी प्लाट 2 है। यहाँ पे हम लिखते हैं जीजी प्लाट 2। आप लोग भी लिखें, तमाम पार्टिसिपेंट स्क्रीन नंबर 4 पे यहाँ पे टाइप करें सर्च बार में। जब आप पैकेजेस पे क्लिक करेंगे ना, पहले प्लाट है, फाइल के बाद प्लाट के बाद पैकेजेस। पैकेजेस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक सर्च बार ओपन होगी। यहाँ पे सर्च करें जीजी प्लाट 2। जब आप यहाँ पे लिखेंगे ना जीजी प्लाट, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, जीजी प्लाट 2, तो मेरे पास यहाँ पे ये देखें जीजी प्लाट 2 शो हो गया, ये वाला। आपने मुझे अब कंफर्म करना है कि आपके पास जीजी प्लाट 2 शो हुआ है। यस और नो। यहाँ पे सर्च करें कि आपको यहाँ पे जीजी प्लाट 2 शो हुआ है। जस्ट अभी एक पार्टिसिपेंट ने कहा यस। यहाँ पे आप जब टाइप करेंगे जीजी प्लाट 2 तो आपके पास यहाँ पे स्क्रीन नंबर 4 में एक लिस्ट ओपन होगी जो शो करेगी जीजी प्लाट 2। जो पार्टिसिपेंट ऑलरेडी आर को यूज़ कर रहे हैं उनके पास ये शो होगा जीजी प्लाट 2, और जो न्यू यूज़र हैं, जो बिल्कुल ज़ीरो से जिन्होंने स्टार्ट किया है, उनके पास ये जीजी प्लाट 2 शो नहीं होगा। अभी जस्ट मुझे कुछ ही पार्टिसिपेंट ने कंफर्म किया। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कंफर्म करें। नो। सही साहब के पास शो हुआ है कि नहीं, क्योंकि हम सही साहब की एग्जांपल लेके चल रहे हैं। सईद अनवर साहब काइंडली कंफर्म कीजिएगा आपके पास शो हुआ है जीजी प्लाट 2 के नहीं। नो, ठीक हो गया। अब सही साहब को पता है कि जब मैंने इनको कहा था पीएच मीटर हमारी लैब में नहीं है, तो मेरे सुपरवाइज़र ने कहा कि आप एचओडी को एप्लीकेशन लिखें। अब इनको पता है कि मैं अगर दोबारा सुपरवाइज़र के पास गया तो उन्होंने मुझे एक और चक्कर लगवाना है, कहना है जाएँ जी सुपरवाइज़र के पास और जाएँ एचओडी साहब के पास और वहाँ पे एप्लीकेशन लिखें। तो मैं डायरेक्ट एचओडी साहब के पास चला जाता हूँ, एप्लीकेशन लिख के दे आता हूँ कि मेरे पास जीजी प्लाट 2 नहीं है। तो चलते हैं हम एचओडी साहब के पास और वहाँ पे एप्लीकेशन देते हैं। अच्छा, यहाँ पे स्क्रीन नंबर 4 पे ही देखें आप, आपके पास जहाँ पे पैकेजेस पे जब आपने क्लिक किया ना,
तो दो ऑप्शन आपके पास ओपन होते हैं, एक इंस्टॉल और एक अपडेट। दो बटन आपके पास शो हुए हैं। इंस्टॉल करने के और भी मेथड हैं, बाय आप यहाँ पे राइट करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको मुश्किल की तरफ नहीं लेके चलूँगा, आसान की तरफ लेके चलूँगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जो बिल्कुल ज़ीरो से हैं, तो मैं उनको जहन में रख के जो है वो लेके चलूँगा। मे भी आपको जो लोग ऑलरेडी आर यूज़ कर रहे हैं तो आपको स्पीड स्लो लगे, लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि तमाम पार्टिसिपेंट को जो है वो साथ लेके चला जाए। अच्छा, इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करें। अब ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया। अच्छा, यहाँ पे देखें रेपोजिटरी क्रैन आ रहा है, पैकेजेस और इंस्टॉल टू। अब सेम उसी तरह वापस आ जाएं फर्स्ट एग्जांपल पे। हमें पीएच मीटर चाहिए। देखें एक डिपार्टमेंट में कम से कम, पाकिस्तान में कम से कम 3-4 लैब्स होती हैं, और चाइना या बाहर की कंट्रीज़ में भी 20-25 या इससे भी ज़्यादा हों एक डिपार्टमेंट की लैब्स। तो हमने यहाँ पे डिफ़ाइन करना है कि हमें किस लैब में जीजी प्लॉट 2 चाहिए। यहाँ पे हम पहले एप्लीकेशन लिखते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म में हमें चाहिए क्या, यहाँ में फिल करते हैं जी जीजी प्लॉट 2। ये देखें आजकल जो है ना वो एप्लीकेशन के फॉर्मेट्स बने होते हैं, हमने जस्ट उसको फिल करके सबमिट करवाना होता है, एप्लीकेशन फॉर्म जिसे हम कहते हैं। ये हमने पैकेज का नाम लिख दिया जीजी प्लॉट 2, यानी ये इंस्ट्रूमेंट का नाम लिख दिया हमने। अब इस इंस्ट्रूमेंट को इसमें 3-4 चीज़ें ये हम पहले समझ लें। पहला है रेपोजिटरी क्रैन, यानी इंस्टॉल फ्रॉम, यानी आपने ये पैकेज कहाँ से मंगवाना है। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं ये रेपोजिटरी क्रैन। इसके पास और भी ऑप्शन है, आर्काइव से भी, आप अपने लैपटॉप से भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे लैपटॉप में नहीं है। यानी जिस तरह अगर पीएच मीटर बायो की लैब का जो स्टोर है, जहाँ पे बिल्कुल न्यू मटेरियल पड़ा होता है, वहाँ पे पड़ा हुआ तो वहाँ से भी आपको निकाल के दे सकते हैं ना। अगर ये जीजी प्लॉट 2 मेरे पास लैपटॉप में पड़ा हुआ है तो मैं वहाँ से भी इसको इंस्टॉल कर सकता हूँ। दूसरा ऑप्शन, हम इसको मार्केट से मंगा सकते हैं। तो ये रेपोजिटरी क्रैन, आर क्रैन, ये आर क्रैन है, ठीक है, जहाँ से हमने आर को इंस्टॉल किया था। ये बाज़ार है, शॉप है, दुकान है, स्टोर हाउस है, स्टोर है, जहाँ से हमने आर को मंगवाना है, या लैब इंस्ट्रूमेंट वाली दुकान है यहाँ से हमने जीजी प्लॉट 2 को मंगवाना है। और मंगवा के रखना कहाँ पे है, ये देखिए हमारे पास यूज़र सी लैब ऑलरेडी ये बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट है, यानी ये हमारी लैब, यानी जहाँ पे हमने अपने कंप्यूटर के अंदर सी ड्राइव के अंदर आर स्टूडियो इंस्टॉल किया हुआ है, ये बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे सिलेक्ट हो गया। अब आप इसको रन करें, इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करें, तो मुझे ये कह रहा है जी आपको रीइंस्टॉल करना पड़ेगा, आपके पास में भी ये रन हो जाए। मैं इसको यस करता हूँ। देखिए कुछ ही सेकंड के बाद ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। पहले आपके पास वार्निंग्स आएंगी, अच्छा जब आपका ये देखें पहले मेरे पास वार्निंग आई है, वार्निंग के बाद वार्निंग ये दे रहा है कि आपके पास टूल नहीं है। आप इसको ये देखें, इसने वेबसाइट का एड्रेस दिया है और ये खुद से ही वहाँ से ढूंढने चला गया। देखें अब ये ऑटो काम कर रहा है। लेकिन साथ ही वार्निंग वगैरह के बाद इसने जब वर्क किया और साथ पे एंड में मुझे इसने कहा पैकेज जीजी प्लॉट 2 सक्सेसफुली अनपैक, सक्सेसफुली अनपैक। आप लोगों के पास भी यह आ चुका होगा, सक्सेसफुली अनपैक शो हो रहा है ना, काइंडली कंफर्म कीजिएगा। सॉरी एक्चुअली खांसी ने जो है ना वाई बहुत तंग किया हुआ।
अच्छा, अब आप लोगों के पास सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुके हैं। सही साहब, क्या आंसर क्या कह रहा है आपको? ये इंटरनेट पे डिपेंड करता है, इसके लिए इंटरनेट आपके पास होना ज़रूरी है। तो जस्ट कुछ ही सेकंड में ये इंस्टॉल हो जाता है। बहुत हल्का सा इंस्ट्रूमेंट है ये, और इजीली हमारी लैब में आ जाता है। तो जस्ट सर काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट मुझे कंफर्म करेंगे तो मैंने नेक्स्ट स्टेप पे चलना है, क्योंकि ट्रेनिंग का मकसद होता है कि आप हर चीज़ लाइव परफॉर्म करें। हाँ, अगर आपको कोई कहीं बिज़ी हैं या ट्रैवलिंग कर रहे हैं और क्लास अटेंड कर रहे हैं तो वहाँ पे किया जा सकता है कि आप बाद में प्रैक्टिस कर लें। लेकिन अगर आप फ्री बैठे हुए लैपटॉप पे हैं और आपके पास चीज़ें भी अवेलेबल हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए साहब। यस, आपके पास फेल्ड हो चुका है। आपने VPN जो है ना वो टाइम आउट मीन कि आपके पास इंटरनेट का इशू है, अब अगेन इसको ट्राई करें। जब टाइम आउट का इशू आया ना, जस्ट इंटरनेट इशू की वजह से ये हो रहा है। आप इसको आपने आई थिंक VPN वगैरह लगाया हुआ है तो इसलिए आपको इशू कर रहा होगा। तो आप एक दफ़ा इसको ट्राई कर लें, अदरवाइज़ आप जब VPN क्लोज़ करेंगे क्लास के एंड पे आप दोबारा इसको ट्राई कर लीजिएगा। बाकी पार्टिसिपेंट के पास इंस्टॉल हो चुका है, सही साहब के पास भी इंस्टॉल हो चुका है। अब दोबारा आएँ, अब देखें हमारे सुपरवाइज़र सेम पहले एग्जांपल पे आ जाते हैं, pH मीटर वाली पे। दूसरे दिन जब हम यूनिवर्सिटी आए, डिपार्टमेंट गए, तो HOD साहब का पैगाम आया, जी आपका जो इंस्ट्रूमेंट है ना वो लैब में पड़ा हुआ है, उसको देख लें। हम जाते हैं लैब में और pH मीटर को देखते हैं। सेम इसी तरह जब आप नेक्स्ट डे आए हैं, सईद अनवर साहब वो कहते हैं ये HOD साहब का पैगाम आया कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है ना जिसका नाम है GG प्लॉट 2 वो लैब में आ चुका है, आप इसको चेक कर लें, कंफर्म कर लें। तो सईद अनवर साहब आते हैं तो दोबारा सर्च बार में यहाँ पे सर्च करते हैं, और अब देखें सर्च करके कि आपके पास यहाँ पे GG प्लॉट 2 शो हो रहा है। काइंडली कंफर्म करें तमाम पार्टिसिपेंट जिनके पास ये सक्सेसफुली अनपैक्ड हो चुका है, वो जस्ट चेक कर लें कि आपके पास यहाँ पे GG प्लॉट 2 शो हो रहा है। चलें ठीक है, अब इस स्टोरी को भी इनकम्प्लीट रहने दिया। दो स्टोरीज हमारे पास होंगी, एक pH मीटर की, एक GG प्लॉट की। दोनों को मैंने रास्ते में छोड़ दिया, इनको भी मैंने कंप्लीट नहीं किया। ठीक है, चलें जिनके पास नहीं हो रहा वो अगेन ट्राई करते रहें और साथ क्लास भी अटेंड करते रहें। इंशाल्लाह वो नेट की वजह से ही कर रहा है तो हो जाएगा आपके पास। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि एक साइड पे टेबल के सुपरवाइज़र बैठे हुए हैं और दूसरी साइड पे सईद अनवर साहब बैठे हुए हैं, और सेंटर पे उन्होंने फ़ाइल रखी हुई है USB में, और इनसे कहा जा रहा है कि इसके ऊपर ग्राफ बनाएं। अब सईद अनवर साहब ने ग्राफ बनाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है वो HOD साहब से मंगवा लिया, लेकिन अभी तक इनकी फ़ाइल जो है ना वो फ़ाइल अभी तक इनकी टेबल पे ही पड़ी हुई है। वो फ़ाइल कहाँ पे है? अभी तक टेबल पे ही पड़ी हुई है। उस फाइल को R में लेके आने के लिए भी हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए। अब ये देखें ना, जो फाइल थी टेबल में पड़ी हुई है, एक साइड पे सुपरवाइज़र बैठे हुए हैं और एक साइड पे सईद अनवर बैठे हुए हैं। सुपरवाइज़र कहते हैं इस फाइल को R में लेके जाएं और इस पे ग्राफ बनाएं। अब जिस मशीन से हमने ग्राफ बनाना है, जिस इंस्ट्रूमेंट से हमें ग्राफ बनाना है, वो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है, लेकिन उस फाइल को भी तो इंस्ट्रूमेंट तक लेके आना है ना। जिस तरह
सर आपसे कहते हैं कि पीएच फाइंड करें। पीएच मीटर आपका लैब में पड़ा हुआ है और जो सोल्यूशन है वो सर के टेबल पे पड़ा हुआ है। तो आपने क्या करना है, पीएच मीटर को लैब में लेके जाना ना। सेम इसी तरह आपने फाइकस वाली फ़ाइल को, जो एक्सेल की फ़ाइल है, इसको उठा के यहाँ पे लेके आना है। मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर दूँ पहले, ये मेरे पास अब क्लियर है। तो उस फाइल को हमने यहाँ पे लेके आना है। उस फाइल को यहाँ तक लेके आने के लिए भी हमें एक मशीन चाहिए, एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए। उस फाइल को ये वहाँ से यहाँ तक लेके आने के लिए भी हमें एक मशीन चाहिए, एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है रीड एक्सेल। उसका नाम क्या है? रीड एक्सेल। तो हम चेक कर लेते हैं क्या रीड एक्सेल हमारे पास यहाँ पे मौजूद है लैब के अंदर, जो उसको उठा के यहाँ तक ले आए। यहाँ पे आए अगेन लैब सुपरवाइज़र या लैब असिस्टेंट के कंप्यूटर पे। यहाँ पे सर्च बार में हम सर्च कर लेते हैं रीड एक्सेल। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली यहाँ पे ये कंफर्म करें, रीड एक्सेल आपके पास शो हो रहा है? ये मेरे पास तो शो हो रहा है। आप यहाँ पे चेक करें रीड एक्सेल शो हो रहा है आपके पास? नो। इसका मतलब है कि आपकी लैब के अंदर, आपकी बायो की लैब के अंदर ये रीड एक्सेल भी नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे? अब आपको समझ आ गई होगी अब हमने क्या करना है। अब हमने एप्लीकेशन लिखनी है HOD साहब को, है ना? ऐसा ही है ना कि नहीं? पहले ये रीड एक्सेल मंगवाएंगे। अब रीड एक्सेल ने इस फाइल को उठा के यहाँ तक लेके आना है। इंस्टॉल, यहाँ पे लिखना है रीड एक्सेल। इंस्टॉल का बटन ओपन करें, यहाँ पे लिखें रीड एक्सेल और इस पर क्लिक करें। तो आपके पास रीड एक्सेल सक्सेसफुली अनपैक्ड हो जाएगा। रीड एक्सेल सक्सेसफुली अनपैक्ड हो गया। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे रीड एक्सेल लिखा हुआ शो हो रहा है। जब आपके पास रीड एक्सेल सक्सेसफुली अनपैक्ड हो जाए तो आपके पास यहाँ पे रीड एक्सेल लिखा हुआ शो हो जाएगा। अब कंफर्म करें कि अब आपके पास जो लैब असिस्टेंट की लैब थी, सॉरी असिस्टेंट था, इसका कंप्यूटर के ऊपर आपको रीड एक्सेल शो हो रहा है। ओके। अब आ जाते हैं हम फर्स्ट स्टोरी की तरफ अगेन। पहली स्टोरी क्या थी? अभी ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछने लगा हूँ, रेडी रहिएगा। मेरे सामने जिसका नाम आया मैं लिस्ट ओपन करने लगा हूँ। जिसका नाम भी आ गया मैंने उनसे क्वेश्चन पूछ लेना है। तो तमाम लोग अभी रेडी रहिएगा। अब देखें सईद अनवर साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब पीएच मीटर भी इनकी लैब में आ गया है और इनके पास बीकर में जो सोल्यूशन है वो भी यहाँ पे ले आए हैं। क्या अब अगर ये पीएच मीटर को डिप करें लिक्विड में तो ये इनको पीएच मालूम करके दे देगा? ये आप लोगों से क्वेश्चन है। पीएच मीटर भी अवेलेबल है, सॉल्यूशन भी अवेलेबल है और सईद अनवर साहब पीएच मीटर को उठा के सॉल्यूशन में रख देते हैं। तो क्या ये पीएच मीटर के ऊपर रीडिंग देख सकते हैं कि नहीं? यस। हाँ, ये आंसर आया है क्वेश्चन ऑन करके। ये देखें कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करते हैं ना जब लैब में,
तो पहला काम क्या है, उस इंस्ट्रूमेंट को आपने ऑन करना है। जब भी आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर वर्क करते हैं जैसे सर के पास एक एरर आया, मैं इसको क्लियर करता हूँ अभी। अच्छा, जब भी आपने कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है लैब में, आपने उसको पहले ऑन करना है। आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे काम कर रहे हैं, आपने उसको ऑन करना है। आप आजकल तकरीबन सारे ही इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, तो जिस इंस्ट्रूमेंट को आपने यूज़ करना है ना, पहले उस इंस्ट्रूमेंट को आपको टर्न ऑन करना पड़ेगा। ऐसा ही है ना। तो ये पीएच मीटर के ऊपर उस वक्त तक काम नहीं कर पाएंगे जब तक ये पीएच मीटर को ऑन नहीं करेंगे। ये बेशुमार दफ़ा पीएच मीटर को डिप करें, देखें, इनको कहीं भी पीएच शो नहीं होगी जब तक वो पीएच मीटर को ऑन नहीं करते। सेम इसी तरह हमने ggplot2 इंस्टॉल कर लिया है। अब हम जब तक ggplot2 को ऑन नहीं करेंगे, ggplot2 को ऑन नहीं करेंगे, हम इसके ऊपर प्लॉट ड्रा नहीं कर पाएंगे। इसी तरह रीड एक्सेल, जब तक हम रीड एक्सेल को ऑन नहीं करेंगे, हम फाइल को इंपोर्ट नहीं कर सकेंगे। मैं रीड एक्सेल की एग्जांपल में एक और ऐड कर देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि सईद साहब से उनके सुपरवाइज़र पूछते हैं कि आप किस प्लांट के ऊपर रिसर्च करना चाह रहे हैं। सईद साहब कहते हैं एक प्लांट है, उसका नाम है फाइकस। मैंने फाइकस के प्लांट के ऊपर रिसर्च करना चाह रहा हूँ। इनके सुपरवाइज़र कहते हैं ऐसा करें, आप जाएं, ये ना यूनिवर्सिटी से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर एक फाइकस का दरख्त लगा हुआ है, आप उसके फ्लावर तोड़ के ले आएँ या उसके लीफ तोड़ के ले आएँ। अब सईद अनवर साहब जाते हैं, गाड़ी निकालते हैं। अब गाड़ी उनको ऑन करनी पड़ेगी ना पहले। देखिए, जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, मैकेनिक हैं, उन्हें पहले हमें ऑन करना पड़ता है। हाँ, स्पेशली जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, तो गाड़ी को पहले उनको स्टार्ट करना पड़ेगा। सेम इसी तरह रीड एक्सेल से जब हम फाइल को आर में लेके आएंगे तो हमें रीड एक्सेल को पहले ऑन करना पड़ेगा, इस पैकेज को ऑन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको क्लियर करने लगा हूँ। पैकेजेस क्या हैं? पैकेजेस एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट हैं जो आर के ऊपर काम करने के लिए यूज़ होते हैं। हर एनालिसिस के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है। जिस तरह बायोलॉजी की लैब में हर एनालिसिस के लिए हमारे पास डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है ना। पीसीआर पड़ा होता है, माइक्रोस्कोप पड़ी होती है, थर्मामीटर है, पीएच मीटर है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, और डिफरेंट चीज़ें जो है ना वो लैब के अंदर पड़ी होती हैं, जिनसे हम इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। और हर इंस्ट्रूमेंट से हम डिफरेंट काम लेते हैं। इसी तरह आर में भी जो पैकेजेस हैं ये एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट हैं और इनसे हम डिफरेंट काम लेते हैं। बायो की लैब में हम उनको इंस्ट्रूमेंट कह रहे हैं, आर स्टूडियो की लैब में हम उनको पैकेजेस कह रहे हैं। पैकेजेस एक्चुअली क्या हैं? इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे हम कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं इन आर। होप कि ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि पैकेजेस क्या हैं। अगर अभी भी कन्फ्यूजन है तो मैं अगेन आपको क्लियर कर देता हूँ। पैकेजेस एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट हैं जिनसे हमने काम करना है, और जब भी हम किसी इंस्ट्रूमेंट पे काम करते हैं तो वो इंस्ट्रूमेंट हमें टर्न ऑन या टर्न ऑफ करना पड़ता है। तो जब भी हमने कोई मशीन यूज़ करनी है तो सबसे पहला काम हमने उसको टर्न ऑन करना है। तो टर्न ऑन करने के लिए जो वर्ड यूज़ होता है यहाँ पे, उसको कहते हैं लाइब्रेरी। ये दूसरा वर्ड आप सीख रहे हैं यहाँ पे आर की लैंग्वेज का। लाइब्रेरी का मतलब होता है, लाइब्रेरी का मीनिंग है एक्टिवेट करना, ऑन करना, टर्न ऑन। ठीक है, टर्न ऑन या एक्टिवेट करना। तो दो चीज़ें आ गई हैं लाइब्रेरी के मीनिंग में, या तो आप उसको एक्टिवेट करना कह सकते हैं या टर्न ऑन करना कह सकते हैं। जब भी आपने पैकेज इंस्टॉल कर लिए, और हाँ एक और बात, ये अक्सर क्वेश्चन आता है कि सर क्या पैकेज हम बार बार इंस्टॉल करेंगे? नहीं, देखें,
पीएच मीटर आपने मंगवा लिया एक दफ़ा, क्या हम जब भी हमने पीएच मालूम करनी है तो पीएच मीटर को हम हर बार मंगवाएंगे? नहीं ना। इसी तरह आप जब आर के ऊपर काम करेंगे तो ये जो पैकेजेस हैं ये भी इसके इंस्ट्रूमेंट हैं, ये हमें बार बार नहीं मंगवाने पड़ेंगे। हाँ, जिस तरह बायो की लैब के अंदर पैकेजेस हम इंस्ट्रूमेंट हम ला के रख देते हैं, लेकिन जब हम उस पर काम करते हैं तो वो हमें टर्न ऑन करना पड़ता है। सेम इसी तरह हमें जस्ट अब पैकेज को टर्न ऑन करना पड़ेगा। तो सर काइंडली जल्दी से मुझे कंफर्म कर दें कि रीड एक्सेल सबके पास आ चुका है। और ये एरर आया है, ये आईफोन है, इनका नाम नहीं मुझे आ रहा क्या है, बहरहाल मैं चेक कर लेता हूँ क्या एरर। काइंडली जिनके पास रीड एक्सेल इंस्टॉल हो चुका है अच्छा, ये आपको एरर दे रहा है जी, रीड इंस्टॉल डॉट पैकेजेस रीड एक्सेल एरर इंस्टॉल डॉट पैकेजेस could not find the function install dot packages। सर क्या आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं अपनी? ये सर जिसने अभी मैसेज किया है मुझे ये आईफोन के नाम से क्या आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं अपनी? अगर मैं अलो करूं तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। सर रिस्पॉन्स कीजिएगा। जिनके पास एरर आया है, ये आईफोन इनका नाम आ रहा लिखा हुआ है, काइंडली एक तो यहाँ पे अपना नाम मेंशन किया करें, और अगर आप स्क्रीन अपनी शेयर करें तो मैं आपको यहाँ से ठीक है। चलिए मैं आपको जो है ना वो नेक्स्ट स्टेप पे लेके चलता हूँ। तो जैसे ही सर रिस्पॉन्ड करते हैं, चलें ठीक है सर, मैं जस्ट एक मिनट मैं नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करवा लूँ तो बाकी पार्टिसिपेंट नेक्स्ट स्टेप पे करते हैं, तो मैं आपको वो इंस्टॉल करवा लेता हूँ। अच्छा, जिन पार्टिसिपेंट के पास रीड एक्सेल इंस्टॉल हो चुका है वो आ जाएं अब स्क्रीन नंबर 3 के ऊपर। स्क्रीन नंबर 3 पे आएँ। स्क्रीन नंबर 3 पे है ग्लोबल इन्वायरमेंट, इसके ऊपर है ग्लोबल इन्वायरमेंट के ऊपर देखें लिखा हुआ इंपोर्ट डाटा सेट। इंपोर्ट डाटा सेट पर क्लिक करें, यहाँ पे आ रहा है फ्रॉम एक्सेल, इंपोर्ट डाटा सेट फ्रॉम एक्सेल। एक्सेल पे क्लिक करें। ये अब जो है ना वो आप एक्सेल की गाड़ी में बैठ गए हैं। अब आपने फाइकस का दरख्त ढूंढना है। आपके पास कोई भी एक्सेल की फ़ाइल पड़ी हुई है, आप उसको जस्ट ट्राई के लिए इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास, मैं यहाँ से ब्राउज़ करता हूँ। अब ब्राउज़ करने के बाद ये आपको अपने पीसी पे ले जाएगा। वहाँ से देखें कोई एक्सेल की फ़ाइल पड़ी हुई है सामने, तो उस फाइल को ओपन करें। मेरे पास ये फ़ाइल पड़ी हुई है फाइकस के नाम से, ये फ़ाइल ये देखिए, ठीक है, इसका प्रीव्यू शो हो गया है। अब मैं जस्ट इंपोर्ट के बटन पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास फ़ाइल जो है वो इंपोर्ट हो जाएगी। जब फाइल इंपोर्ट होगी तो आपको इसकी जो एक्सेल शीट है वो स्क्रीन नंबर 1 में शो होगी, और जो फाइल की डिटेल है वो होगी स्क्रीन नंबर 3 में, ग्लोबल इन्वायरमेंट में। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली ये स्टेप कर लें। तब तक मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो स्क्रीन शेयर करें और मैं उनका इशू जो है वो रिज़ॉल्व कर लूँ। जी सर, मैंने आपको अलो कर दी है, तो काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। सर अपना माइक भी जो है वो अनम्यूट कर लें ताकि अगर कोई कन्वर्सेशन हो तो इजीली।
अच्छा, लास्ट टाइम मैं आपको बता देता हूँ दोबारा। आप यहाँ पे आए इंपोर्ट डाटा पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक लिस्ट ओपन होगी, वहाँ से एक्सेल को सिलेक्ट करें तो आगे आपको खुद समझ आ जाएगी। चेक कर लें, अदरवाइज़ मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। अच्छा सर, आप आएँ स्क्रीन नंबर 4 पे आएँ, स्क्रीन नंबर 4 पे आएँ, यहाँ पे क्लिक करें पैकेजेस पे और इंस्टॉल पे, इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करें। सर स्क्रीन शेयर हो रही है आपकी, स्क्रीन शेयर हो रही है आपकी। ये उमर साहब हैं। सर अपना माइक ओपन कीजिएगा, मैंने अलो किया हुआ आपको। अच्छा सर, इंस्टॉल का बटन है, इस पर क्लिक करें। इंस्टॉल का बटन स्क्रीन नंबर 4 पे सर। सर अभी आपकी जूम की इमेज ओपन हो गई है। स्क्रीन आर स्टूडियो ओपन करें सर। आपकी आर की स्क्रीन शो नहीं हो रही मुझे। सर आर की स्क्रीन शो करें काइंडली। अभी आपकी मेरे पास ये जूम की स्क्रीन शो हो रही है। हाँ अब ठीक है, अब शो हो रही है आर की स्क्रीन। अच्छा, इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करें, स्क्रीन नंबर 4 पे आएँ, स्क्रीन नंबर 4 पे आएँ और इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करें। सर मेरी आवाज़ आ रही है अब तक? आई थिंक आपकी तरफ शायद या इंटरनेट का इशू है। चलें, मैं भी आपकी स्क्रीन क्लोज़ कर रहा हूँ, तो मुझे कॉल कर लीजिएगा फिर आप। अच्छा, होप के तमाम पार्टिसिपेंट के पास जो है ना एक्सेल की फ़ाइल इंपोर्ट हो चुकी होगी, और अगर आपके पास एक्सेल की फ़ाइल इंपोर्ट हो चुकी है उसका स्क्रीनशॉट लें और ग्रुप में शेयर कर दें और साथ लिखें डन। ठीक है, तो आज की क्लास आपकी यहाँ तक की थी। होप कि आप लोगों ने जो है वो परफॉर्म कर लिया होगा जो टास्क आपको दिया गया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आप हर रोज़ इसी तरह तमाम टास्क जो आपको अलॉट होंगे वो आप कंप्लीट कर लेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है तो आप वो पूछ सकते हैं, या कोई बात कहना चाह रहे हो तो वो कह सकते हैं। पैकेजेस को भी आपने अपडेट नहीं करना, अभी जस्ट जो आपको सिखाया है उस पर क्वेश्चन करें, क्योंकि जब आप आगे की बातें पूछेंगे फिर जो न्यू यूज़र है ना वो कंफ्यूज होंगे कि ये क्या चीज़ें हैं, वो परेशान हो जाएंगे, हमें तो कुछ भी नहीं आता। तमाम पार्टिसिपेंट कंफर्म कीजिएगा मेरी आवाज़ पहुंच रही है? ठीक है सर, ये आपकी तरफ कोई इशू है, नेट चेक कर लें, या कोई मे भी कोई और इशू हो उनकी तरफ। काइंडली यहाँ पे टाइप कर दें कि आपकी आवाज़ आ रही है। जस्ट आई थिंक उनको इशू है आवाज़ का, उमर साहब को ना,
उनको आवाज़ भी नहीं जा रही। कोई पार्टिसिपेंट यहाँ पे टाइप कर दें कि आवाज़ जो है वो आ रही है। अच्छा, मैं लास्ट स्टेप एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। और लास्ट स्टेप क्या है हमारा? सर रिकॉर्डिंग इसकी हो रही है, आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, मैं रिकॉर्डिंग जो है इसकी शेयर कर दूंगा। आई थिंक आपकी तरफ इंटरनेट का इशू है जिसकी वजह से ये आ रहा है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ अगेन, और ये लास्ट स्टेप मैं रिपीट कर रहा हूँ। लास्ट स्टेप था हमारा कि फ़ाइल को कैसे इंपोर्ट करना है। तो फाइल को इंपोर्ट करने के लिए आपने स्क्रीन नंबर 3 पे आना है। स्क्रीन नंबर 3 के ऊपर यहाँ पे देखें, ग्लोबल इन्वायरमेंट के साथ एक ऑप्शन है इंपोर्ट डाटा सेट। इंपोर्ट डाटा सेट के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे फ्रॉम एक्सेल, इंपोर्ट डाटा सेट फ्रॉम एक्सेल, एक्सेल पे क्लिक करें। आपके पास जो है वो एक और फाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपने बटन दबाना है ब्राउज़ का, उसको ब्राउज़ करें और यहाँ से कोई फ़ाइल जो है एक्सेल की फ़ाइल आपके पास है उस फाइल को आप सेलेक्ट कर लें। ठीक है, तो कोई भी जो फाइल है आपके पास एक्सेल की आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये फाइकस की फ़ाइल है, मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। सर आप हर तरह की फ़ाइल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। अभी जस्ट वन बाय वन करके हम सीखेंगे। अभी तो आपने जस्ट एक्सेल की फ़ाइल को इंपोर्ट करना सीखा है, तो बाकी चीज़ें भी इंशाल्लाह हम सीखेंगे, तो आप परेशान ना हो। ये देखिए मेरे पास फाइकस की फ़ाइल जो है ये इंपोर्ट हो चुकी है। होप कि आप लोग यहाँ तक ये डन कर लेंगे। इस पर बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार जो है इसके ऊपर देखें कि दूसरी फाइल्स को इंपोर्ट करके देखें, फिर फाइल्स के अंदर जो डिफरेंट शीट्स हैं उनको इंपोर्ट करके देखें कि वो शीट्स हम कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अगर कोई क्वेश्चन मज़ीद है आपका तो आप ग्रुप ओपन है, आप ग्रुप में जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।